हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एज़ वी ऑल नो कि आईबीपीएस क्लर्क प्री हम लोग के बहुत ज़्यादा सामने आ चुका है। तो मैं सोचा एक मॉक एनालिसिस पे वीडियो बना दिया जाए, जिससे आप लोगों के ना सिर्फ मॉक्स में बल्कि एक्चुअल एग्ज़ाम में भी मार्क्स इम्प्रूव हों। और जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि आपके 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल होगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप मेरी कही हुई हर एक बात को फॉलो कर रहे हो, प्रोवाइडेड आपके मार्क्स पहले से कम आ रहे हो। लेट से अगर 40-50 आ रहे हैं तो डेफिनेटली 20 मार्क्स तक बढ़ेंगे, 60-70 होंगे। अगर आप मेरी कही हुई बात को ध्यान से सुनोगे, वीडियो पूरा देखोगे तो। अगर आपके मार्क्स ऑलरेडी 70-80 आ रहे हैं तो फिर 20 मार्क्स नहीं बढ़ सकता। ऐसा तो नहीं है कि 100 में 100 आपको आ जाएगा, बट फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा, 5-6 मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा। तो ये वीडियो सबके लिए है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी फ़ायदा होगा। और ऐसा वीडियो आज तक यूट्यूब पे कोई बनाया नहीं है। जब आप देखोगे पूरा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाया है। बहुत ज़्यादा मेरा एफ़र्ट लगा इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। इतना ज़्यादा आसान नहीं था। आई एम ए न्यू यूट्यूबर, तो मैं इतना ज़्यादा हैबिचुएटेड नहीं हूँ ये सब चीज़ के लिए। टाइम ज़्यादा लगा है। तो अगर आपको मेरा एफ़र्ट पसंद आया हो और आपके लिए काम आया हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि वीडियो आपको पसंद तो ना पसंद आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। तो मॉक देने के बाद कुछ इस तरीके से खुल के आता मोबाइल में। वैसे ये मॉक मैं लैपटॉप में दिया था, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं ये मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो लैपटॉप में आप खोलोगे तो कुछ इस तरीके से यही सब कुछ लिखा रहता है, बस एक फ़ीचर उसमें एक्स्ट्रा रहता है, दैट इज़ ए स्लाइड बार। और वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता है ना कि मॉक देने के बाद हम लोग कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, जब कम मार्क्स आते हैं, एक्सपेक्टेशन के जैसा नहीं आता है, तो हम लोग अपने आप पे डाउट करने लगते हैं कि यार एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वो है कि आपका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाएगा, वो आपको सेल्फ मोटिवेट करके रखेगा। वो पॉइंट में क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना लूँगा, ठीक है। 2-3 मिनट का बस रहेगा, उसमें बस वो पॉइंट मैं बता दूंगा। वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मॉक देने के पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि मॉक का जो एनालिसिस करना है वो मॉक देने के कुछ देरी बाद ही करना है। जस्ट आफ्टर करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, या फिर 10-15 मिनट का आप ब्रेक लेना चाहते हैं, दैट इज़ फाइन। बट ऐसा ना हो कि सुबह आप मॉक दिए, उसका रात में एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर सुबह आप दे रहे हैं, अगले दिन उसका एनालिसिस कर रहे हैं, अगले 2-3 दिन के बाद एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादा टाइम के बाद क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने गलतियाँ क्या किया थी। लेकिन अगर आप जस्ट आफ्टर द मॉक दोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको सब कुछ याद रहेगा, फ्रेश माइंड में याद रहेगा कि हाँ ये मैंने गलतियाँ किया थे, यहाँ पे मैं फंसा था। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट ही लाएगा। तो ये चीज़ का जो ध्यान दीजिएगा। और एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में मॉक दीजिएगा। एग्ज़ाम एनवायरनमेंट से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बिल्कुल शांति वाले माहौल में बैठ के देना है, लाइट वगैरह एकदम अच्छा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इसका उल्टा है, आपको बिल्कुल भी शांति माहौल वाले में एग्ज़ाम नहीं देना है। लाइट अच्छे से जल रहा है, ब्राइट लाइट में बिल्कुल नहीं देना है, थोड़ा सा डीम लाइट करके देना है। इसका रीज़न ये है क्योंकि एग्ज़ाम में एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। एग्ज़ाम में कई बार होता है कि ट्यूबलाइट नहीं लगा हुआ है प्रॉपरली, सीएफएल नहीं लगा हुआ प्रॉपरली, तो हम लोगों को डीम कंडीशन में ही एग्ज़ाम देना होता है। और आरआरबी का एग्ज़ाम जैसा मैं दिया था, इस साल का शुरुआत मेरा आरआरबी एग्ज़ाम से ही हुआ था, सबका आरआरबी एग्ज़ाम से ही हुआ था ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या हुआ था कि पंखा ही नहीं था, और बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न था वो। तो लिटरली मेरे बगल से मतलब सर से पसीना टपक टपक के गिर रहा था, और मैं एग्ज़ाम दे रहा था। तो वो परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं असर डाला। लेकिन वो असर उतना नहीं डालता अगर मैं पहले से ही इसका प्रैक्टिस किया हुआ रहता, पंखा ऑफ करके मॉक दिया हुआ रहता। तो आप लोग ऐसा ही कीजिए। और फिर अभी जो लेटेस्ट वाला एग्ज़ाम था IBPS PO प्री, उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डीम लाइट पे मैं एग्ज़ाम दिया था। आसपास मेरे सीट के ऊपर के आसपास भी ट्यूबलाइट नहीं था, तो इट वाज लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि लाइट बिल्कुल ब्राइट ना हो, थोड़ा सा डीम करके दो। पंखा का कोई बात अभी है नहीं क्योंकि ठंडा आ चुका है। देन आसपास अगर थोड़ा सा शोर हो रहा है, दैट इज़ फाइन, शांत कराने का ज़रूरत नहीं है माहौल को। तो इसका हैबिट जब आपको हो जाएगा तो एग्ज़ाम में भी अगर थोड़ा सा ख़राब कंडीशन रहा तो कुछ ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम पे। तो अब हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस करते हैं प्रॉपर कैसे करना है।
ये देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होगे कि राइट इन लोगों ने बताया कि कितने क्वेश्चंस आपने राइट किया है। 100 में से 76 राइट किया है, 100 में से 3 रॉन्ग किया है। मतलब अटेम्प्ट टोटल मेरे कितने थे? 76 प्लस 3, 79 अटेम्प्ट थे। मार्क्स मेरे आए 75.25। टाइम मैंने लिया है 54 मिनट। अब आप सोच रहे होगे 54 मिनट कैसे लिया, 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा इसलिए हुआ, ये मैं आगे बताऊँगा। तो एक्यूरेसी मेरे 96.2% है। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एक एक्यूरेसी का और एक ये फाइनल परसेंटाइल का। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक्यूरेसी अगर आपके 96.20% है तो इसको कोशिश कीजिए 90+% रखने का, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई रखोगे तो क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन अगर आपका कम रहेगा तो मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा गलत हो जा रहे हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होंगे तो दिक्कत ये होता है कि आप उसमें टाइम तो दे रहे हो, उसके बाद गलत कर दे रहे हो, तो एक नंबर जहाँ आपको मिलना था वो सही करने पे वो तो नहीं मिल रहा है, प्लस उसके साथ साथ 0.25 भी ऐड हो रहा है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान रखिएगा, इसको 90+% रखने का कोशिश कीजिएगा। मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग मैथ में तो सब क्वेश्चन सही आप कर सकते हो, बट इंग्लिश में कर सकते हो नहीं कर सकते हो। शायद ही कुछ लोग होंगे जो 30 अटैम्प्ट करते होंगे 30 में 30 मिलता होगा। मेरे तो आज तक कभी नहीं हुए, एक दो गलत हो ही जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में गलत होता ही है, तो 90+% रखने का कोशिश कीजिए, दैट इज़ ए गुड एक्यूरेसी। ये रैंक है, रैंक मेरा देख रहे होगे आप, आउट ऑफ 85,757 स्टूडेंट्स हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फ्री वाला टेस्ट है, और आप लोगों को मैं भी रिकमेंड करूँगा कि फ्री टेस्ट ही दीजिए, क्योंकि फ्री टेस्ट में ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग का कहाँ स्टैंड करते हैं कंपटीशन में, एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हैं। वो अगर ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में हम लोग वो टेस्ट दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता कर पाएंगे। अगर यही फ्री वाला नहीं होता तो 2-3 हज़ार लोग देते, उसमें ज़्यादा अच्छे से पता नहीं कर सकते। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप सारे कंपनी के फ्री वाले दे दीजिए, जैसे ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, टेस्ट बुक, अड्डा, ये सब का फ्री वाला दीजिए। जब वो ख़त्म हो जाए तब आप आइए जो पेड आपने जिस भी कंपनी का परचेज़ किया उस पे आइए। अब ये इंडिविजुअली सब्जेक्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। तो इंग्लिश में देख सकते हो मैंने 26 करेक्ट किया है, 22 गलत किया है, मीन्स 28 टोटल अटैम्प्ट था, तो मेरे मार्क्स 25 आए। और ये है इंग्लिश के परसेंटाइल, सॉरी, ये है इंग्लिश का परसेंटाइल 81.86। ये है क्वांट का परसेंटाइल, ये है रीजनिंग का परसेंटाइल इंडिविजुअली, और ये है हमारा ओवरऑल परसेंटाइल। तो इंग्लिश में देख सकते हो 81.86 परसेंटाइल है। इसका मतलब ये हुआ है कि 100 अगर स्टूडेंट्स ने दिया है और इसको 81 अगर कंसीडर कर लें तो 19 स्टूडेंट्स ने मेरे से बेटर परफॉर्म किया, बाकी सब मेरे से ख़राब परफॉर्म किया, आई मीन मेरे से कम मार्क्स लाए। और जब ये ओवरऑल आप देख रहे होगे तो 98.50 आया है। अगर इसको 98% हम लोग कंसीडर कर लें तो मतलब 100 में से 2 स्टूडेंट्स ने मेरे से अच्छा परफॉर्म किया, बाकी सब का मार्क्स मेरे से कम आया है। और ये जो आपको मैं बताया था कि 54 मिनट क्यों लगा, उसका रीज़न ये है। यहाँ पे आप देख रहे होगे टाइम सिर्फ इंग्लिश में मैं 14 मिनट लिया हूँ। तो इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है, क्लर्क लेवल के प्री में हम लोगों का कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट वहाँ अगर एग्ज़ाम में आपका कम टाइम में सॉल्व हो जाए तो आप क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए, पर्टिकुलरली एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस को जो रिवाइज़ कीजिए उसमें जिसमें आपने नो एरर मार्क किया है। क्योंकि कई बार होता है हम लोग को नो एरर लगता है, नो एरर हम लोग मार्क कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं बाकी सेंटेंस में थोड़ा सा कुछ गलत होता है जो हम लोग नहीं पकड़ पाते। तो वो सब क्वेश्चन को जो रिवाइज़ कीजिएगा अगर कम टाइम में आपका इंग्लिश सॉल्व हो गया तो। क्वांट में आप देख सकते हो मेरा 100% एक्यूरेसी है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया है, क्या गलत हुआ है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि क्वांट और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, परसेंटाइल पे सारा ध्यान रखना है। 98.50 मार्क्स पे इसलिए ध्यान नहीं रखना है 75.25 जो मेरा है, क्योंकि मार्क्स कम ज़्यादा कभी भी हो सकता है। अगर यही दूसरा मॉक मैं दूंगा अभी ही बैठ करके, उसमें हो सकता है मेरे 60 मार्क्स ही आए, उसमें ये भी हो सकता है कि मेरे 90 मार्क्स ही आए। तो क्या हुआ, ऐसा हो गया कि 90 मार्क्स आए तो मेरा अचानक से इम्प्रूवमेंट हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मॉक का जो लेवल होता है उस पर डिपेंड करता है मार्क्स। तो एक मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो तो मॉक के लेवल पे आपका मार्क्स बढ़ेगा घटेगा, बट ये परसेंटाइल को कोशिश कीजिए। अगर क्लर्क का प्री है तो 80+ परसेंटाइल रखने का कोशिश कीजिए, ये मैं जनरल के लिए बोल रहा हूँ। और अगर आप
पीओ का मॉक दे रहे हैं तो 85 प्लस परसेंटाइल रखने का कोशिश कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पीओ में कॉम्परेटिवली कम वैकेंसीज होती है कंपेयर टू क्लर्क। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को खोलते हैं और देखते हैं कि आपको एक्चुअली एनालिसिस कैसे करना है। तो ये देख सकते हो इंग्लिश खुल गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें मैंने सही किया। अब लोग क्या करते हैं कि हाँ मैं सही किया हूँ, खुश हो गए, चले गए, नेक्स्ट मार दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप क्वेश्चन सही किए उसका एनालिसिस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने गलत क्वेश्चंस का एनालिसिस करना। उसमें आपको क्या एनालिसिस करना है वो ये है हमारे पास टाइम। इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 35 सेकेंड्स मेरे इसमें लगे, टॉपर के 33 सेकेंड लगे। आपको क्या ध्यान देना है कि टॉपर के अगर आसपास टाइम लग रहा है, उससे कुछ कम टाइम या फिर कुछ ज़्यादा लग रहा है, दैट इज़ फाइन। बट अगर आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है और फिर भी आप क्वेश्चन सही करो तो क्या वो टॉपिक आपका अच्छा है? नहीं, वो टॉपिक आपका ख़राब है, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो टाइम पे यही ध्यान दीजिएगा करेक्ट होने के बाद भी। और मान लीजिए 33 सेकेंड टॉपर का लगा, मेरा 1 मिनट 30 सेकेंड लग गया, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस है। तो अगर ज़्यादा टाइम लगे तो कोशिश जानने का कोशिश कीजिएगा क्यों मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगा। अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपका ढीला है, जो भी रीज़न हो, उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा, फिर मॉक दीजिएगा, ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आया। अब इसमें मैं ये भी बता सकता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, बट इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर बताऊँ मैं कि सॉल्व कैसे करना है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप मुझे कहें तो कमेंट पे लिख दीजिएगा अगर आपको वैसे उस पर वीडियो चाहिए तो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। ये भी मेरा करेक्ट हुआ है, इस पे भी ध्यान दीजिए। मेरा टॉपर से कुछ कम टाइम ही लगा है, दैट इज़ गुड, ऐसा ही होना चाहिए। तो देयर इज़ नथिंग लाइक एनालिसिस, इसमें कुछ एनालिसिस नहीं करना। हाँ, एक चीज़ का मैं ध्यान बोलूँगा। कई बार क्या होता है इंग्लिश में हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेशन करके करते हैं और बाकी में से किसी एक पे तुक्का मार देते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे वैसे मुझे डाउट नहीं था, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर वर्थलेस और एक्सपेंसिव में मुझे डाउट था तो मैं एक पे तुक्का मार दिया कि चलो एक सही होने का ज़्यादा चांस है, 50% चांस है, और मेरे सही हो गए। उसके बाद आप खुश हो गए कि अरे वाह मेरा तुक्का में सही हो गया। लेकिन आपको वहीं पे रुक जाना है? बिल्कुल नहीं। आपको उसका सॉल्यूशन देखना है कि ये क्यों सही है, क्योंकि ये तो आप तुक्का मारे हो, आपको एक्चुअल आंसर नहीं पता था कि यही होगा। ये क्यों नहीं होगा उसका सॉल्यूशन में लिखा होगा, इस पे आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। अगेन टॉपर से कुछ टाइम कम लगा है, बहुत अच्छी बात है। 4 पे आए, 5 पे आए, 6 पे आए, 7 पे पैराग्राफ आ गया। तो सीक्वेंस प्री में मैं यही रखता हूँ, क्लर्क के प्री में मैं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में करता हूँ। बट इंग्लिश में क्या होता है, पैराग्राफ में लास्ट में करता हूँ, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसमें 5 सेंटेंस या फिर 6 सेंटेंस को हम लोग को रीअरेंज करना होता है, उसको भी लास्ट में करता हूँ। बाकी सब क्वेश्चन सीक्वेंस में करता हूँ। और उसको लास्ट में क्यों करता हूँ उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा अगर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो। और फिर क्वांट में क्या करता हूँ, मैं अर्थमेटिक सिर्फ लास्ट में करता हूँ, बाकी सब क्वेश्चंस को सीक्वेंस में करता हूँ। रीजनिंग में हर एक क्वेश्चंस को मैं सीक्वेंस करता हूँ, वो पजल हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, सीलॉक्स हो, इनइक्वालिटी हो, जो भी हो सबको सीक्वेंस में करता हूँ। तो ये सबको मैं स्किप किया क्योंकि ये सब पैराग्राफ के क्वेश्चन हैं, आई मीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आ गया एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है एरर फाइंड करना है, जो जो स्पॉटेड वर्ड हैं उसमें से। इसमें से आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, ग्रामर मिस्टेक भी हो सकता है। तो आप ध्यान दे रहे होगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे लगे हैं 49 सेकेंड, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चंस जो जिस टाइप का आया यहाँ पे मुझे बस 25 सेकेंड लगे। इनफैक्ट टॉपर को भी ऑलमोस्ट उतने ही टाइम लगे। तो टाइम क्यों अचानक से क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में कम हो गया है, उसका रीज़न ये क्योंकि मैं ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहा था। इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंस्ट्रक्शन में कुछ थोड़ा सा भी ट्विस्ट होगा, एज वी ऑल नो कि कुछ ना कुछ नया पैटर्न आते ही रहता है बैंक एग्ज़ाम में। कुछ भी अगर नया उन लोग डाल दिए, आप पुराने पैटर्न सोच करके मार्क कर दिए, आपका नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, भले वो क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा लग जाए। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मार्क करते हुए जाइएगा, कम टाइम आपका लगेगा। तो देख सकते हो कुछ एनालिसिस करने लायक है नहीं ये सब में, क्योंकि टॉपर के आसपास ही आपको टाइम लगा है। देन आ चुके हैं। अगेन आप देख रहे होगे कि इस क्वेश्चन में
मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लगा होगा 38 सेकेंड, बाकी सब क्वेश्चंस में कम टाइम लगे क्योंकि यहाँ पे अगेन मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ा था ध्यान से। टॉपर के साथ भी आप यही चीज़ देख लोगे, 34 सेकेंड लगा फिर 20 सेकेंड लगा। तो टॉपर भी कुछ इस तरीके से ही मॉक देता है, अगर आप भी इस तरीके से दोगे तो आप भी बिल्कुल टॉपर बन सकते हो। टॉपर कोई आसमान से नहीं आते, हम ही लोग के जैसा प्रिपरेशन करने वाले होते हैं। तो बहुत बड़े तोप नहीं है, आप भी तैयारी करोगे आप भी टॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। अब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं खींचूँगा क्योंकि फिर क्वेश्चंस वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, एक क्वेश्चंस मेरा गलत निकल के आया, वो ये है। इसमें मैं क्या किया, करना क्या था, हम लोग को सेंटेंस को रीअरेंज करना था। मैं हड़बड़ी में इसे देखिए सिर्फ 29 सेकेंड में गलत मार्क करके जा चुका हूँ। इसका आंसर था BACD, मैं BDAC कर दिया हूँ। अब क्या आप देख सकते हो कि टॉपर का 51 सेकेंड ही लगा है। ये कोई थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था, आई मीन सेंटेंस उतना ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड नहीं था, आपको इस पर टाइम देना था एक्चुअली और फिर सही करके जाना था। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चंस को आप 20-20 सेकेंड में करके जाओ, ये मेरे से गलती हुआ है। तो इस पर देखिएगा, क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करिए टाइम दे करके, आपका सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, नथिंग लाइक, कुछ कहने लायक है नहीं ये सब में। 28, 29, 29 देखिए, आपको जो है कि हर एक क्वेश्चन को करना ही है, भले वो क्लर्क का एग्ज़ाम हो, प्री हो। लाइक मैं इसको छोड़ दिया हूँ, करने के बाद मुझे लगा शायद मुझे नेगेटिव मिल जाएगा, मैं इसके आंसर के बारे में श्योर नहीं था, सो आई स्किप्ड इट। देन क्वेश्चन नंबर 30 में आ गया। अब आने के बाद मैं दोबारा गया था रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन में, क्योंकि मैं आपको बोला हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन में लास्ट में सॉल्व करता हूँ। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन कैसे सॉल्व करना है वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम कितना बचा है। अगर आपके पास, जैसे इस मॉक में मेरे साथ हुआ था, 11 मिनट पूरे बचे हुए थे मेरे, तो 11 मिनट अगर बचेंगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए 11 मिनट आपका नहीं बचा, हो सकता है सिर्फ 2-3 मिनट ही बचाओ, तो उसमें क्या करना है, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एंटोनियम सिनोनियम्स होते हैं, उसको सॉरी, उसको आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, तो वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए, इट्स ओके। और अगर समझ लीजिए 6-7 मिनट बचे हों तो फिर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन पढ़ें यहाँ पे, उसके बाद उसका आंसर यहाँ पे फाइंड करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम बचे थे तो मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हूँ, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा हूँ, देख सकते हो आप, टाइम मुझे 92 सेकेंड लगे। लेट्स चेक कि टॉपर के कितने लगे। टॉपर के मेरे से कुछ ज़्यादा लगे, मैं 10 में पढ़ा था, जस्ट एक ग्लैंस लिया था उसका, वही आपको भी करना है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया हूँ। इसमें देख सकते हो मेरे टॉपर से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे हैं और इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि विच पैराग्राफ ऑफ पैसेज टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द बर्ड ईटिंग अप ऑल द एक्रॉन्स ऑफ ओक ट्री। तो इसमें क्या है कि मैं पैराग्राफ को ग्लैंस लिया था, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ याद होते जा रहा था। तो मैं हर एक पैराग्राफ को फिर से दोबारा से हल्का हल्का पढ़ा था, एक व्यू दोबारा से लिया था, तो उसमें व्यू लेने में मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। दैट इज़ फाइन, उसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है कि टॉपर से बहुत ज़्यादा आपके टाइम लग गया। अगेन ये सब देखते रहिए। सॉल्व किया आपने। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो ये क्या था कि मतलब एक को ऑप्शन में पढ़ा, दूसरा ऑप्शन पढ़ा, मुझे 2 लगने लगा सही, तो मोर देन 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट मैं मार्क कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। एक्चुअली ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेवल इजी था इसका, 92% लोग करेक्ट किए हैं, बट मेरे से गलत हो गया, हो जाता है। बट इस पे ध्यान देना चाहिए आप लोग को, इसको इम्प्रूवमेंट जरूर करना है। देन ये मैं बोल रहा था, ये जो अपोजिट मीनिंग आता है ना, एंटोनियम सिनोनियम्स, ये सब क्वेश्चन आपको कम करना है तब जब आपके पास टाइम कम बचेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए। तो बस इंग्लिश में इतना ही था। अब इंग्लिश करने के बाद पेपर खुल गया था क्वांट का। क्वांट का मैं सीक्वेंस आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। अर्थमेटिक को छोड़ के बाकी सब क्लर्क के प्री में मैं सीक्वेंस में सॉल्व करता हूँ, लेट इट बी डी आई ऑल्सो। तो सबसे पहले डी आई आया, डी आई को मैं सॉल्व किया। देख सकते हो मेरा टॉपर से क्वांट इज मेरा, मैं अपने आप को थोड़ा सा वीक समझता हूँ क्वांट में, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए आप देख सकते हो कि टॉपर से मेरे को ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। तो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व किया 128 सेकेंड में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। तो आप इसका एनालिसिस थोड़ा सा कर सकते हो कि क्यों ज़्यादा टाइम लगा है, दोबारा से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए कितना टाइम लग रहा है।
क्वेश्चन नंबर 32 किया, 33 किया। यहाँ पे मुझे टॉपर से कुछ कम टाइम भी लगा है। सो लाइक कैलकुलेशन है, वीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। देन डीआई करने के बाद अर्थमेटिक का क्वेश्चन खुल के आ गया था। अर्थमेटिक मैं आपको बोला हूँ कि अर्थमेटिक मैं नहीं करता हूँ शुरू में, तो अर्थमेटिक को मैं स्किप किया। फिर आया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इसको मैं किया। टाइम देख सकते हो टॉपर से कुछ ही ज़्यादा लगा है, तो नॉट ए थिंग ऑफ वरी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे IBPS क्लर्क प्री में, आप तो वो सब क्वेश्चन जरूर ध्यान से कीजिएगा। अगेन डीआई खुल गया है। ये डीआई में क्या था कि ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट ये देखना है और कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देना है। इस पे आपको एक अलग फिर से चार्ट बनाना था, फिर सॉल्व करना था। तो सॉरी, टाइम ज़्यादा लग गया। एंड ये सब में कुछ कहने लायक है नहीं। अगेन अर्थमेटिक आ गया, स्किप किया हूँ मैं अर्थमेटिक को, जैसे तो 4 सेकंड मुझे लगा स्किप करने में। अगर आपका अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अर्थमेटिक कीजिए, जैसे यहाँ पे टॉपर ने भी किया है। बट क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे लगता है शायद 1 मिनट मुझे मेरा टाइम लग जाए, 1 मिनट से ज़्यादा लग जाए अर्थमेटिक करने में, तो मैं नहीं करता हूँ। देन मिसिंग सीरीज़ है। मिसिंग सीरीज़ में मैं फंसा था, बताता हूँ क्या। जैसे पहला क्वेश्चन तो मैं कर लिया, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, फाइन है, मतलब सही तो हो गया कम से कम। दूसरा क्वेश्चन मैं किया, 40 सेकेंड लगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। यहाँ पे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हो। जब आप टाइम देते हो उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, और उसके बाद पैनिक सिचुएशन हो जाता है। उसके वजह से ही शायद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाया, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनली मेरे से सॉल्व हुआ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं होना एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम में पैनिक हो गए तो और ज़्यादा बुरा आपका एग्ज़ाम जाएगा। क्वांट हो गया सारा। अब रीजनिंग में मैं क्या बोला हूँ, क्योंकि मेरा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग है, ऐसा अर्थमेटिक के जैसा नहीं है, तो मैं सब क्वेश्चंस को सीक्वेंस में करता हूँ। लेकिन अगर आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप बिगनर हो, अभी ज़्यादा अच्छे लेवल के प्रैक्टिस नहीं की हो, तो आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को लास्ट में कर सकते हो क्लर्क में, नहीं तो आप शुरू में भी कर सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस सही है तो। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का क्वेश्चन खुल के आया, 52 सेकेंड्स मेरे लगे हैं। तो ये सब में कुछ एनालिसिस करने लायक है नहीं। देन ये सिटिंग अरेंजमेंट आया खुल के, मैं ऑन द गो किया हूँ, ऐसा नहीं कि दोबारा से आके इसमें किया। 127 सेकेंड देख सकते हो आप, मेरा टॉपर से कुछ कम टाइम ही लगा है, इसलिए मैं बोलता हूँ मुझे मेरा सिटिंग अरेंजमेंट ठीक ठाक है, तो मैं पहले अटैम्प्ट करता हूँ। आप लोग का भी अगर सही है तो आप लोग को भी पहले ही अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। देन अब ये आ गया हमारा दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें मेरा 121 सेकेंड लगा है, टॉपर से कुछ ही ज़्यादा टाइम लगा है, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन में स्किप कर दिया था, क्योंकि ये है वर्ड फॉर्मेशन की, एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो बनाइए, उसके बाद उसका थर्ड लेटर क्या है वो बताइए। तो ये क्या होता है कि कभी कभी गलत हो जाता है, तो मैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ बट लास्ट में आके करता हूँ। तो मेरे पास टाइम आई थिंक नहीं बचा था, तो मैं लास्ट में आके नहीं सॉल्व कर पाया। बट एग्ज़ाम में इससे थोड़ा सा ईजी लेवल का रहेगा मुझे लगता है, तो एग्ज़ाम में बिल्कुल टाइम मिलेगा और आप अटैम्प्ट कीजिएगा आकर के दोबारा। और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ओली बोर्ड का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, कोई टाइम ज़्यादा लग जाता है। बट एग्ज़ाम में मैं ज़रूर करूँगा, और आप लोग को भी करना चाहिए। एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा टफ नहीं आता है ब्लड रिलेशन, अगर पर्टिकुलरली हम लोग क्लर्क प्री का बात करें तो। पी ओ प्री में शायद आ जाए, इनफैक्ट मेरे एस बी आई पी ओ प्री में तो काफ़ी टफ आया था। तो अगेन ये आया सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें देख सकते हो आप टॉपर से मेरा कुछ ही कम टाइम लगा है। तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस करीब सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट पजल से होते हैं। तो अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लिए, उसको कम टाइम में सॉल्व कर लिए, तो आपका ओवरऑल रीजनिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देन इस टाइप का क्वेश्चन है अगेन, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का क्वेश्चन। ये मैं अनअटेम्प्ट इसलिए किया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। इफ़ ऑल द नंबर्स एट इवन पोजीशन आर रिड्यूस्ड बाय 1 देन हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द स्ट्रिंग। तो इवन पोजीशन में सोचा, इवन नंबर के साथ कंफ्यूज हो गया कि इवन नंबर को घटाना है क्या इवन पोजीशन के साथ। तो एक सिली मिस्टेक था, वो मेरे से हो गया, तो 20 सेकेंड लगाने के बाद मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया। देन आप देख सकते हो कि ये सब क्वेश्चन वो इसी का अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का ही है। सिलॉक्स आ गया, सिलॉक्स में देख सकते हो मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, तो टॉपर का भी ज़्यादा ही लगा है, तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा वैसा था।
टाइम ज़्यादा लगने वाला। देन इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी एक ऑप्शन रहता है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे ऊपर, तो ऐसा नहीं कि दोबारा से वो क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, जैसा मैं गलती यहाँ पे किया हूँ। आप देख सकते हो टॉपर से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आ ही नहीं रहा था, और मैं ये ध्यान ही नहीं देता कि ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी है। तो उसको मैं 2-3 बार सॉल्व किया, उसकी वजह से टाइम मेरा ज़्यादा लग गया था। फाइनली मैं देखा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में है, तो मैं उसे मार्क कर दिया। देन 99, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ये आपको एनालिसिस करना है कि क्या इसमें गलती हुआ है। इसमें कुछ वैसा है नहीं कि मेरा कॉन्सेप्ट इसमें ख़राब है ऐसा वैसा, जस्ट एक सिली मिस्टेक था, मैं हड़बड़ी में जल्दी मार्क करके गलत मार्क करके चला गया। तो इस पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 100 तक मेरे पास टाइम नहीं मिला था, 29 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था। तो यही है फाइनली कि हम लोग को कैसे मॉक देना है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को क्या सीखने को मिला, फ़ायदा किया कि नहीं वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं ये और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मैं कहा था आप लोगों को कि लैपटॉप में ही वो सिर्फ खुल के आता है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, बस 2-3 मिनट का होगा। थैंक यू।